नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की पोइम द स्नेयर पर चर्चा करने जा रहे हैं। द स्नेयर की रचना जो है वो जेम्स स्टीफेंस ने की थी। जेम्स स्टीफेंस का जन्म 9 फरवरी 1880 को डबलिन नामक शहर में हुआ था। डबलिन जो है वह आयरलैंड की राजधानी है और इनकी मृत्यु जो है वह 26 दिसंबर 1950 को लंदन के अंदर हुई थी। अगर हम जेम्स स्टीफेंस की बात करें तो इन्होंने अपना जीवन का जो प्रारंभिक काल है वह झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर ही व्यतीत किया और बाद में इन्होंने स्टेनोग्राफर की नौकरी की। स्टेनोग्राफर का मतलब होता है आशुलिपिक। आशुलिपिक जो बड़े शीघ्र गति से लिखते हैं और संक्षिप्त में लिखते हैं किसी भी चीज़ को। जब कोई दूसरा बोलता रहता है और ये उसे लिपिबद्ध करने का, लिखने का कार्य करते हैं, इसे स्टेनोग्राफर कहते हैं। और उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट क्यूरेटर की नौकरी भी की थी। अगर हम इनकी रुचि की बात करें तो जेम्स स्टीफन जो है वे गैलिक आर्ट के अंदर रुचि रखते थे। गैलिक GAELIC गैलिक आर्ट ART आर्ट। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गैलिक आर्ट जो है वो होती क्या है। गैलिक आर्ट का तात्पर्य है कि आयरलैंड के निवासी जो सेल्ट्स कहलाते थे, CELTS सेल्ट्स, जो सेल्टिक भाषा का प्रयोग करते थे, इन लोगों के पास में एक निश्चित रीति रिवाज, परंपराएं और सभ्यताएं होती थी जिनका ये पालन करते थे। और इनकी जो कला थी, इनकी जो आर्ट थी, उसे ही गैलिक आर्ट कहा जाता है। चूँकि ये आयरलैंड से संबंधित है और जेम्स स्टीफेंस का जन्म भी आयरलैंड के डबलिन में हुआ है, अतः स्वाभाविक सी बात है कि गैलिक आर्ट के अंदर इनकी रुचि रही थी। और साथ ही साथ ये लिटरेचर के अंदर रुचि रखते थे और कल्चर के अंदर भी रुचि रखते थे। ये तो बात हुई हमारे पोइट जेम्स स्टीफेंस की। अब हम अपनी पोइम के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी जो पोइम है द स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है जाल। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेना चाहता हूँ, आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। स्नेयर शब्द जो है वो यहाँ पर लॉस ऑफ फ्रीडम के लिए आया है, स्वतंत्रता के समाप्त हो जाने के लिए आया हुआ है, या इम्प्रिजनमेंट के लिए आया है, जेल में बंद हो जाने के लिए आया है। हमारा जो पोइट है जेम्स स्टीफेंस, इनको एनिमल लवर के रूप में देखा जा सकता है। और इस पोइम की जो मुख्य थीम है वो है प्रोटेक्शन और फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर है उनकी सुरक्षा करना और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना ही इस कविता की मुख्य विषय वस्तु है, जिसके ऊपर हमारे लेखक ने लिखा है। हमारी जो कविता है द स्नेयर, ये आयम्बिक टेट्रामीटर के अंदर लिखी हुई है। आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 4 आयम्बिक फीट होते हैं। फीट का मतलब होता है दो मात्राओं वाला कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द। और इसके अंदर ऐसे कुल मिलाकर के 4 आयम्बिक फीट होते हैं, यानी कि कुल 8 सिलेबल होते हैं, जिसके अंदर पहला जो है वह अनस्ट्रेस्ड होता है, यानी जिस पर जोर नहीं दिया जाता, जिसको शॉर्ट में या जल्दी में बोला जाता है। और इसका जो सेकंड सिलेबल है वह स्ट्रेस्ड होता है, यानी उसको जोर दे करके बोला जाता है। अब हम इस पोइम पर चलते हैं, प्रत्येक लाइन पर चलते हैं, और आई होप आप इसे बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बेहद बेहद और बेहद इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रथम पंक्ति कहती है, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। पेन के बाद में इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आप लोग इंटरजेक्शन तो जानते ही होंगे। इंटरजेक्शन
कहाँ प्रयुक्त होता है? इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है जब हम किसी विषय पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तब जा कर के इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि हमारा जो लेखक है जेम्स स्टीफन, उसे आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कि मैं जो है वह अचानक ही एक दर्द भरी चीख को सुनता हूँ। पेन, दर्द। देयर इज़ ए रेबिट इन ए स्नेयर, स्नेयर कहते हैं फंदे को, जाल को। रेबिट कहते हैं खरगोश को, जो बड़ा प्यारा सा जानवर होता है। देयर इज़ ए रेबिट इन ए स्नेयर, कि वहाँ जाल के अंदर एक खरगोश है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, नाउ अब, आई हियर मैं पुनः सुनता हूँ, द क्राई अगेन उसी चीख को दोबारा सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि ये चीख, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब आप इस स्टेंजा की चारों पंक्तियों को देखें। इसका फर्स्ट लाइन का अंतिम वर्ड है पेन, सेकंड का स्नेयर, थर्ड का अगेन और फोर्थ का वेयर। तो इसकी राइम स्कीम है वो है ए बी। इसकी राइमिंग जो है वह बड़ी ही मज़ेदार है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्रथम स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा हमने देखा कि हमारा जो लेखक है वो ये कहता है, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि अचानक ही मैं एक दर्द भरी चीख को सुनता हूँ। आपको यहाँ बता देते हैं, देयर इज़ ए रेबिट इन ए स्नेयर। लेखक को पता चल जाता है कि ये जो चीख है वो किसकी है? वह एक खरगोश की है जो फंदे में फंसा हुआ है। दोस्तों बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि खरगोश जो है वह मोस्टली तभी आवाज़ करते हैं जब वो किसी मुसीबत के अंदर या संकट के अंदर होते हैं। तो हमारा जो लेखक है वह एनिमल लवर्स है और उसे इन बातों की अच्छी जानकारी है, इसलिए वो कहता है देयर इज़ ए रेबिट इन ए स्नेयर, कि एक खरगोश कहीं जाल में है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मुझे वह चीख पुनः सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि ये आवाज़ जो है वह कहाँ से आ रही है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं दूसरे की स्टेंजे की तरफ। फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन को रिपीट करते हुए लेखक लिखता है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं नहीं बता सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। He, he is calling out for aid. Calling out का मतलब होता है पुकारना। aid, A-I-D, aid का मतलब होता है सहायता के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर रेबिट के लिए ही शब्द का प्रयोग हुआ है। अमूमन हम जानते हैं यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग करने का मतलब ये है कि हमारा जो लेखक है वह रेबिट के प्रति सिंपैथी दर्शा रहा है, उसे सहानुभूति दर्शा रहा है। नेक्स्ट लाइन में कहता है क्राइंग, क्राइंग का मतलब चीखना। ऑन द फ्राइटन्ड एयर, फ्राइटन्ड FRIGHTENED, फ्राइटन्ड एयर, फ्राइटन्ड एयर, फ्राइटन्ड एयर यहाँ पर एक फ्रेज़ के रूप में आया है। फ्राइटन्ड एयर का मतलब होता है, वैसे तो अगर अलग अलग करें तो हवा, दर्द भरी हवा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्राइटन्ड एयर का मतलब है भयपूर्ण वातावरण, या पूरा जो एटमॉस्फियर है वह फियरफुल है, फियरफुल एटमॉस्फियर, यानी भय से पूरा वातावरण भरा हुआ है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, यानी इस भयपूर्ण वातावरण में वह चीख रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, एवरीथिंग यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए आया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भयभीत कर देना। और वह इस तरह इतने दर्द से चीख रहा है कि वह पूरे प्राणी जगत को ही क्या कर रहा है? भयभीत कर रहा है। इसकी राइम स्कीम देख लें। इसका फर्स्ट लाइन का अंतिम वर्ड है वेयर, जो एयर के साथ में मैच हो रहा है एड अफ्रेड के साथ में। इनकी जो ट्यूनिंग है, इनकी जो ध्वनि है वो अंतिम शब्दों की पहले और तीसरे की मिल रही है, दूसरे और चौथे की मिल रही है। अतः इसकी राइम स्कीम जो है वह हो जाएगी BC, क्योंकि
जैसे हमने देखा था फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ए बी थी, तो स्नेयर और वेयर का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर वेयर और एयर का प्रयोग हुआ है, तो बी जो है राइमिंग में रिपीट हुआ है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे स्टेंजे की तरफ। फ्रेंड्स, तीसरा स्टेंजा जो है वो दूसरे की अंतिम लाइन से फिर शुरू हो जाता है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक प्राणी को भयभीत करते हुए। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, लिटिल फेस छोटे से चेहरे को रिंकलिंग कहते हैं, कष्ट से सिकोड़ लेना, माथे के अंदर त्योड़ियाँ पड़ जाना। देखिए यहाँ भी इमेजनरी, विजुअल इमेजनरी का प्रयोग हो रहा है, कल्पना की जा रही है जैसे लेखक जो है उस खरगोश को देख रहा है, हालांकि खरगोश उसे दिखाई नहीं दे रहा। अमूमन हमें पता भी नहीं है कि खरगोश जब कष्ट के अंदर होता है तो क्या उसके चेहरे के ऊपर कष्टपूर्ण तनाव आ जाता है या झुर्रियाँ पड़ जाती है या वो अपने चेहरे को कोच लेता है। लेकिन यहाँ पर रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, लेखक ये बात कहता है कि वह अपने छोटे से चेहरे को सिकोड़ लेता है। एज ही क्राइज अगेन फॉर इट, जैसे वह सहायता के लिए पुनः चीखता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, प्लेस मतलब वह जगह जहाँ पर वह है उसे मैं नहीं ढूंढ पाया, यानी लेखक ढूंढ नहीं पाता है कि हमारा जो रेबिट है वह कहाँ पर है। इस स्टेंजे की राइम स्कीम जो है वो अफ्रेड, एड, फेस, प्लेस मैच हो रही है, तो यहाँ पर सी डी राइम स्कीम का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं इसके चौथे स्टेंजे की तरफ। फोर्थ स्टेंजे के अंदर तीसरे के अंतिम पंक्ति को दोबारा रिपीट करते हुए लेखक लिखता है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पाया। वेयर हिज पो इज इन द स्नेयर, पो कहते हैं पंजे को, PAW, पो का मतलब होता है पंजा, जहाँ उसका पंजा जाल के अंदर फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, यहाँ पर सिंपैथी की दृष्टि से लेखक जो है सहानुभूति दर्शाते हुए उसे छोटे प्राणी, ओ छोटे प्राणी से पुकारता है, लिटिल वन के नाम से पुकारता है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूँ। यानी अंत तक हमें उस रेबिट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेखक बड़ा व्यग्र होकर के, चिंतित होकर के, दुखी होकर के वह उस रेबिट की तलाश करता है, लेकिन अंत तक उस रेबिट के बारे में लेखक को कोई जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर जो राइम स्कीम है वो आप थोड़ी सी देखें। फर्स्ट में है प्लेस, सेकंड स्नेयर जो वेयर के साथ में मैच हो रही है, और थर्ड जो लाइन है उसमें आया है वन। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है DBAB, यानी कि सेकंड और फोर्थ की राइम स्कीम है वो मैच हो रही है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड की मैच नहीं हो रही है जो D और A है। तो दोस्तों ये थी राइम स्कीम। यहाँ पर यदि हम गौर करें तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट 2 स्टेंजाज हैं उसके अंदर आयम्बिक टेट्रामीटर का बहुखूबी प्रयोग हुआ है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट सिलेबल जो है वह अनस्ट्रेस्ड है और सेकंड सिलेबल जो है वह स्ट्रेस्ड है, लेकिन अंतिम 2 स्टेंजा के अंदर अंतिम वर्ड जो है वो स्ट्रेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि लेखक शायद दुखी हो जाता है, वह अपनी सिंपैथी और सैडनेस जो है वह रेबिट के प्रति दिखाना चाहता है। और साथ ही साथ एक विशेष बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंतिम जो स्टेंजा है वो भी आयम्बिक के अंदर ही लिखे गए हैं, यानी 4 सिलेबल का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थी पोइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।